मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक ज्वलन समस्या पर वीडियो लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है ध्वस्त चिकित्सीय सुविधाएं एवं प्राइवेट नर्सिंग होम्स की मनमानी। आज है तारीख 25 अगस्त सन 2021 और दिन है बुधवार। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं इसके साथ कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाइएगा, जिससे कि हमारी आवाज़ जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंच सके। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं कि हमने सुना है कि लोग मरने के बाद मृत शरीर को जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं मरघट पर, तो वहाँ पंडे उनके परिवारजनों को लूटते हैं। लोगों का कहना होता है कि वो दुख के मौके पर ही भी नहीं छोड़ते। मरघट पर तो लोग जो जाते हैं तो दुख के ही साथ जाते हैं। कोई खुशी मनाने तो मरघट पर नहीं जाता है, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले लोग भी अपना पेट रखते हैं। उनको भी पेट का पालने के लिए कुछ पैसे चाहिए, लेकिन पैसे रीज़नेबल होने चाहिए, न कि अनावश्यक अनाप शनाप। यही स्थिति हमारे यहाँ के अस्पतालों की है। वहाँ हर कोई तकलीफ़ होने पर ही अस्पताल में जाता है, न कि वहाँ कोई पिकनिक मनाने के लिए जाता है। या तो वहाँ वो व्यक्ति जाता है जिसको स्वयं तकलीफ़ होती है, या वो जाता है व्यक्ति जिसका कोई प्रियजन अस्पताल में भर्ती होता है और वो उससे मिलने के लिए जाता है। अन्यथा किसी को अस्पताल जाने की आवश्यकता वैसे नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल और मरघट दोनों जगहों पर स्थित लूटने वाली जैसी ही बनती है। कोविड-19 के पीरियड में जब लोग बीमार पड़े और अस्पतालों पर पहुँचे, और जब वो दुर्भाग्यवश जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनको जब मरघट पर जाना पड़ा, और जिन लोगों को अस्पताल अपने मरीज़ों को भर्ती करने में मशक्क़त करनी पड़ी या प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती होना पड़ा, और जिस प्रकार की लूट खसोट दोनों स्थानों पर हुई, वो जग जाहिर है कि हिंदुस्तान में किस तरह से लोगों को लूटा गया है। प्राइवेट नर्सिंग होम वालों ने ही उनको खूब लूटा है, और मरघट वालों पे तो कहने की ही क्या बात है कि किस तरह से उन्होंने अपने लोगों का अंतिम संस्कार किया है। ये तकलीफ़ जिसके उसने उठाई है वही जान सकता है, हर कोई उसको समझ नहीं सकता है। अभी मैंने 1 या 2 सप्ताह के अंतराल में ही कुछ स्थानीय दैनिक समाचार पत्र जो कि राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनमें ये खबर पड़ी कि कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम में एक नर्सिंग होम में डॉक्टर के ना आने पर वहाँ पर वार्ड बॉय या नर्स ने ही प्रसव पीड़ित महिला का सिजेरियन ऑपरेशन कर दिया, और गलत जगह पर चीरा लग जाने के कारण खून अधिक बहना शुरू हो गया। उसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज या उससे संबद्ध बड़े अस्पताल में भेजा गया, लेकिन अधिक रक्तस्राव हो जाने के कारण महिला की मृत्यु हो गई। इसी तरह से एक दूसरे केस में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती एक महिला को जब एमआरआई कराने के लिए एमआरआई सेंटर पर भेजा गया, तो वहाँ पर एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने न लगा करके वहाँ पर उपस्थित एक टेक्नीशियन ने ही लगा दिया, और बाद में उस महिला की मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारणों का पता नहीं चल सका। मामले को संज्ञान में आने के बाद दोनों नर्सिंग होम के ऊपर कार्रवाई हुई, तो पता चला कि वो लोग अवैध रूप से चल रहे थे। उनके ऊपर कोई भी लाइसेंस इत्यादि उनके पास नहीं था। प्रशासनिक कार्रवाई का पुराना ढर्रा शायद वही चला होगा। समाचार पत्र भी आखिर खबरों को कब तक छापते। 2-4 दिन में मामला क्या हुआ पता नहीं चला। आज के समाचार पत्र में भी मैंने पढ़ा कि प्रशासन ने एक नर्सिंग होम को बिना लाइसेंस के चलते हुए पाया है। इस तरह के उसने तो प्रशासन ने जो 2-4 देखे हैं, देखा जाए तो आधे से ज़्यादा नर्सिंग होम तो बिना मानकों को पूरा किए ही चल रहे हैं। ये उदाहरण शहरों के हैं, लेकिन इसी तरह के उदाहरण हमारे सामने अक्सर आते रहते हैं। महानगरों से, नगरों से, यहाँ तक कि गांव के गली कूचों तक में अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, और चिकित्सा के नाम पर अमीर और गरीब सभी को बराबर से लूट रहे हैं। गांव के नर्सिंग होम्स को तो झोला छाप डॉक्टर, जो कि डॉक्टर हैं ही नहीं, वो लोग ही चला रहे हैं।
और कई बार तो ऐसा नगरों में भी होता हुआ पाया जा रहा है कि छोटे छोटे घरों में नर्सिंग होम चल रहे हैं, एक एक दो दो कमरों के घरों में नर्सिंग होम्स चल रहे हैं, एक एक कमरे में तीन तीन बेड डाल करके उसके ऊपर बड़े बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर वहाँ पर इलाज कर रहे हैं। शायद ये चोरी से हो रहा है, मैं कह नहीं सकता। बहुत सारे नर्सिंग होम्स के प्रबंधन से डॉक्टरों का कोई लेना देना नहीं है, खाली वो नर्सिंग होम बना देते हैं और विभिन्न डॉक्टरों की वहाँ ड्यूटी लगा देते हैं और उसमें उनका खर्चा उनको दे देते हैं और बाकी लूट खसोट वो नर्सिंग होम बनाने वाला करता रहता है। साधारण लोगों के लिए भी गरीब तबके के मरीजों को भर्ती कर लिया जाता है और साधारण सेलाइन वाटर के द्वारा, नसों के द्वारा साधारण दवाइयाँ उनके शरीर में पहुंचाई जाती हैं और इस तरह से भर्ती करने के नाम पर पढ़े लिखों और बिना पढ़े लिखों सभी को बराबर से लूटा जाता है और असली रोग का इलाज न होने के कारण लोगों की जान अकारण ही चली जाती है। वे लोग ऐसे भी गंभीर रोगों को भर्ती कर लेते हैं जिनके इलाज के लिए उनके पास सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं और ना ही उनके पास कोई डॉक्टर ही हैं उससे। मरीज को लूटने के बाद जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो वो बड़े अस्पताल या किसी सरकारी अस्पताल में ले जाने को कहते हैं, लेकिन जब तक देर हो चुकी होती है और मरीज अपनी जान से हाथ खो बैठता है, लोग हल्ला गुल्ला करके, रो धो के, चुप हो करके बैठ जाते हैं, लेकिन ये काम बराबर चल रहा है। इन नर्सिंग होम्स और अस्पतालों की दुर्व्यवस्था के पीछे चिकित्सकों का सरकारी अस्पताल में न मिलना और कम सुविधाएं और जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनका अति महत्वाकांक्षी होना है। जब डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद निकलता है तो वो सोचता है मैं भी दूसरे डॉक्टरों की तरह बहुत सारी सुविधाएं मेरे पास होंगी, लेकिन वो सुविधाएं उसको शुरुआत में नहीं मिलती हैं। अगर वो सरकारी अस्पतालों में जाता है तो उनको सैलरी तो ठीक मिलती है, इतनी कम भी नहीं मिलती है कि वो अपने परिवार का अच्छे से गुजारा भत्ता न कर सके और जैसा कि डॉक्टर बनने के समय उसने शपथ ली थी उस शपथ का भी पूर्ण पालन कर सकता है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा उसको सरकारी नौकरियों में जाने के लिए रोकती है। और कई दफ़े उनका ये अति महत्वाकांक्षी होना लालच तक पहुंच जाता है और इसी लालच की आड़ में बड़े बड़े चिकित्सक जो कि अच्छे विशेषज्ञों में माने जाते हैं वो भी इस तरह का काम करते हैं कि लूटने वाले नर्सिंग होम में मरीजों का इलाज करते हैं और उसी लालच की आड़ में, डॉक्टर के लालच की आड़ में नर्सिंग होम, जो लोग प्राइवेट नर्सिंग होम चला रहे हैं जो कि डॉक्टर ही नहीं हैं, वो मरीजों को खूब अच्छी तरह से लूटते हैं। मुझे कानपुर में रहते हुए लगभग 60 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि सरकार द्वारा नगर में मुश्किल से ही कोई एक बड़ा अस्पताल इन 60 सालों में बनवाया गया है। जो भी हैं वो पहले के ही हैं और कई तो उनमें से भी जो कई हैं वो उद्योगपतियों द्वारा बनवा करके सरकार को चलाने के लिए दान में दे दिए गए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, शासन के स्तर से मात्र एक सरकारी अस्पताल, बड़ा सरकारी अस्पताल यहाँ पर खुला है जिसकी कुल बिस्तर क्षमता 200 अवश्य है, लेकिन कोविड के पीड़ितों के लिए लेवल 2 का अस्पताल है, यहाँ पर पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी माने जाते हैं, लेकिन वहाँ भी सेवाओं का बहुत ही टोटा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश की 11,000 की आबादी पर मात्र एक डॉक्टर है जो कि तय मानकों से लगभग 11 गुना कम है। बिहार की स्थिति तो हमारे देश में और भी ज़्यादा खराब है। वहाँ पर लगभग 28,000 की आबादी पर एक डॉक्टर है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 2017 के आंकड़ों के अनुसार देश में 10,41,000 डॉक्टर पंजीकृत हैं। इनमें से 1 लाख और लगभग 20,000 डॉक्टर जो हैं सरकारी हैं और बाकी सब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश के लोग अपनी आमदनी का 10% स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर ही खर्च करते हैं। स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करने वाले कुल खर्च का 67% लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है।
देश की लगभग 5 करोड़ की आबादी अपनी आय का 1/4 हिस्सा इलाज पर ही खर्च करती है। वैसे तो हर आदमी अपनी हर ज़रूरत के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वह तो आदमी दूसरे सोर्सेज से, उसके सामने उसके कई ऑप्शन होते हैं, उनसे वो कर सकता है और उसको वो आगे या पीछे भी कर सकता है। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी समस्या है जिसको कि उसे चिकित्सीय आवश्यकताओं की तुरंत आवश्यकता होती है। बहुत सारे मामलों में तो जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की उसको तुरंत आवश्यकता होती है। देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। कुल डॉक्टर्स में से 90% डॉक्टर्स अपना काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस न चलने पर ही डॉक्टर सरकारी सेवाओं की तरफ जाते हैं। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी जिसमें कहा था कि निजी अस्पताल एक उद्योग बन के रह गए हैं। वे लोगों के दुख और दर्द के ऊपर फल फूल रहे हैं। वे पैसा बनाने की मशीन बन गए हैं। हम उन्हें इंसानी दर्द की कीमत पर समृद्ध होने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ये तो बात सर्वोच्च न्यायालय ने जरूर की। प्रश्न यह उठता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से स्थिति में सुधार संभव है? बेहतर यह होता कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार को यह निर्देश देता कि वो निजी अस्पतालों के सेवा शुल्कों और सेवा शर्तों और सुविधाओं के मामले में एक समान नीति बनाता और उसमें उनसे दिशा निर्देश देता। कोविड संकट काल में निजी अस्पतालों ने जो लूट खसोट मचाई वह तो जग जाहिर है। जनता के शोषण को क्या रोका नहीं जा सकता? केंद्र सरकार यह कह करके अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकती। ये तो राज्यों का मामला है। बहुत ही शर्म का विषय है कि देश में लाखों लोग, यहाँ तक कि जैसे कुछ आंकड़ों से पता चला है कि लगभग 16 लाख लोग प्रतिवर्ष सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते हैं कि उनके इलाज में या तो लापरवाही बरती गई या उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया। आवश्यकता इस बात की कि सरकार प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स, नर्सिंग होम के लिए एक ऐसी समान नीति बनाए जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले और सेवा और सरकारी डॉक्टरों दी जा रही सेवाओं के समकक्ष हो, जबकि सेवा का मूल्य लागत निकालने के बाद उचित सीमा तक हो, जिससे कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले को पर्याप्त पैसा प्राप्त हो जाए। डॉक्टर्स को भी अपनी शपथ को याद रखना चाहिए और जो कि उसने अपनी पढ़ाई प्रारंभ करने के पूर्व मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ली थी, कि उसमें जो सेवा भाव है उससे उसको पूरा करना चाहिए। मेडिकल की चिकित्सीय सुविधाओं की जो समस्या है वो कोई एक नगर या एक गांव या एक राज्य की नहीं है, ये राष्ट्रीय समस्या है। सभी को डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो। प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक तबके गांव में रहने वाला एक गरीब गुरबा और एक सड़क पर बैठने वाले भिखारी को भी चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार को एक समान नीति इस मामले में बनानी चाहिए। तो हम अपनी बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके साथ हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो इसके लिए चिकित्सीय सुविधाओं के लिए जिम्मेदार लोग हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे। पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करें और अब हमारा नमस्कार स्वीकार करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रब्बा खैर।